सुन ले तो, इस बार हार गया ना तो पैसे देने से रोना मत। मैं कहाँ रोता हूँ यार? कहाँ रोता हूँ? तेरे से पहले के पैसे भी लेने मैंने, और वो पूरा पैसा चाहिए मेरे को। अबे ओ भिखारी, पैसे देने की औकात नहीं है और यहाँ भिखारी कैसा बोला? तूने आतिश कर और लाली से आतिश कर, जा दे। चल निकल भाग। नमस्कार, डायल 112 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हेलो मैडम, मैं गोपाल बोल रहा हूँ मैडम। हाँ बोलिए सर। मैडम, यहाँ सुगम भोजनालय के पास नहर के किनारे एक हत्या हो गई है। आप घबराइए नहीं सर, पूरी बात बताइए। जी मैडम, मैं सुगम भोजनालय का मैनेजर हूँ गोपाल। यहाँ भोजनालय के पास एक आदमी को किसी ने चाकू मार दिया और वो मर गया है मैडम। ठीक है, आप चिंता न करें, हमने आपकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। नज़दीकी पीसीआर की गाड़ी आपके पास जल्दी पहुँच रही है। जी मैडम। एमडीटी पर एक मर्डर की कॉल रिफ्लेक्ट हो रही है, तुरंत उस लोकेशन पर लेकर चलो। अभी गोपाल नाम के व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई है कि सुगम भोजनालय नहर के पास हरिद्वार में मर्डर हो गया है। आप थाना प्रभारी को उक्त घटना की सूचना दें। मैंने आपको जीपीएस लोकेशन एमडीटी पर भेज दी है। जैन सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। सर, सुगम भोजनालय नहर पटरी के पास एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई है। पीसीआर घटना स्थल के लिए निकल चुकी है सर। ठीक है, अब फॉरेंसिक यूनिट को इसकी सूचना प्रसारित कर दो। अब न्याय संहिता के अनुसार 7 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक टीम से मौके की विजिट करवाना और सबूतों को इकट्ठा करवाना अनिवार्य हो गया है। और हाँ, 108 को भी सूचित करो। जी सर। जय हिंद सर, मैं पुलिस कंट्रोल रूम हरिद्वार से बोल रहा हूँ। क्या आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से बात कर रहे हैं? यस सर, एफएसएल से बोल रहा हूँ। सर, सुगम भोजनालय नहर पटरी के पास हरिद्वार में एक मर्डर की सूचना मिली है। आप जल्दी अपनी फॉरेंसिक टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। जी सर, फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर पहुंचने के लिए रवाना किया जा रहा है। कांस्टेबल प्रदीप, कांस्टेबल संजीत, आप तुरंत घटनास्थल को कॉर्डन करके सिक्योर करो। जी सर। अंजू, आप सुगम भोजनालय और आसपास के स्थान पर बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरास को चेक करो। जी सर। क्या हो गया मेरे पति को? किसने मारा इन्हें? प्लीज मैम प्लीज मैम। सर, मृतक के परिवार वाले और पत्नी घटनास्थल पर मौजूद हैं। देखिए, हमें बहुत अफसोस है, आप तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराएं। अगर आप थाने नहीं आ सकती तो ईएफआईआर के माध्यम से भी दर्ज करा सकती हैं, क्योंकि न्याय संहिता ने नागरिकों को ईएफआईआर की सुविधा भी दी है, जिससे वो किसी भी स्थान से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) के तहत संज्ञेय अपराध की जानकारी मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से दी जा सकती है। यदि जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाती है तो उसे 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, जिसके बाद ही उसे औपचारिक एफआईआर में बदला जाएगा। ईएफआईआर का उद्देश्य त्वरित रिपोर्टिंग और पुलिस कार्रवाई को सुगम बनाना है। सर, फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। मौके का मुआयना करके एग्जिबिट्स की मार्किंग शुरू करो। संजीत, एफएसएल टीम मौके का निरीक्षण करके सबूत इकट्ठा कर रही है। तुम एरिया में रहने वाले लोगों से पूछताछ करो। सर, होटल के सीसीटीवी में 2 अभियुक्त चाकू मारकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज को पेन ड्राइव में ले लो और इसके मालिक से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) के तहत प्रमाण पत्र जरूर ले लेना। इससे हमें अदालत में साक्ष्य के रूप में उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रामाणिकता साबित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि न्याय संहिता में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को साक्ष्य के रूप में मान्यता दे दी गई है। सर, लोग कुछ भी बताने से मना कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि बार बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो आप उन लोगों को समझाएं कि न्याय श्रुति सुविधा के द्वारा आप अपने किसी निकटवर्ती न्याय श्रुति कक्ष से अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, मौके पर पड़ी बोतलों और पास ही में पाए गए चाकू पर से फिंगरप्रिंट ले लिए गए हैं। इसको नाफिस में अपलोड कर अपराधी को ट्रेस किया जाएगा और अपराधी के विरुद्ध वैज्ञानिक एविडेंस का मिलान होगा। अन्य साक्ष्य उठाकर सभी के पार्सल बना दिए हैं। धन्यवाद मैडम। मैडम,
आपके बयान ई साक्ष्य ऐप के माध्यम से दर्ज किए जा रहे हैं और आप अपने किसी निकटवर्ती न्याय श्रुति कक्ष से अपना बयान दर्ज करा सकती हैं। आपको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे घटनाक्रम और आई विटनेस के बयान की ई साक्ष्य ऐप के द्वारा वीडियोग्राफी कर ली है। गुड। इस घटना की सूचना तत्काल क्राइम एक्ट के द्वारा प्रसारित करें ताकि आसपास के थानों को घटना की सूचना तत्काल प्राप्त हो सके। थाने में EFIR प्राप्त हुई होगी। सर, मृतक की जेब से एक छोटी डायरी मिली है जिसमें कुछ मोबाइल नंबर है। बहुत बढ़िया। इन नंबरों की कॉल डिटेल से आवश्यक जानकारी का पता लगाओ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाओ और मेडलिपर के माध्यम से पंचनामे की कार्रवाई की सूचना संबंधित हॉस्पिटल को भिजवाओ। ठीक है सर। जय हिंद सर। सर, मृतक की पत्नी ने देवभूमि मोबाइल पोर्टल के माध्यम से EFIR दर्ज की है जो CCTNS पे प्राप्त हुई है। ठीक है सर, हमने घटना और शिकायतकर्ता की पहचान कर ली है। तत्काल सूचना दर्ज कर वादी को FIR की प्रति उपलब्ध करा देंगे। दीवान जी, इन प्रदर्शों को जमा कर लो और सुनो, प्रदर्शों को ई मालखाना मॉड्यूल में दर्ज करो। अब पुलिस ने ई फॉरेंसिक 2.0 अपना लिया है जो कि CCTNS से इंटीग्रेट हो गया है, जिसमें हर प्रदर्शों की डिटेल भरी जाती है और इन पर QR कोड लगता है, जिससे प्रदर्शों को FSL में जमा करवाते समय सारी डिटेल्स QR कोड को स्कैन करते ही पता चल जाती है, जिससे चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रहती है और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। अरे वाह सर जी, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब तो सारा काम ऑनलाइन हो गया है। अब हमें चिट्ठी ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बुलंदे भी जल्दी जमा हो जाएंगे। किशोर, मर्डर केस की पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मेडले पर डिजिटल रिक्वेस्ट भेज दीजिए। हाँ सर, भेज दिए। अब तो हमारे CCTNS में ही मृतक की डिटेल्स रजिस्टर की जाती हैं और मेडलिपर के द्वारा MLC और पोस्टमार्टम की डिजिटल रिक्वेस्ट हॉस्पिटल को भेज दी जाती है। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ऑनलाइन समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो रही है। अब तो मृतक के परिजनों को ना तो अस्पताल जाने की जरूरत है, ना ही किसी के पास मिन्नतें करने की जरूरत है। न्याय संहिता में सब कुछ डिजिटली उपलब्ध है और प्रत्येक 90 दिन में वादी को उसके केस की स्थिति की सूचना प्रदान करना अनिवार्य हो गया है। ये देखो सर जी, CCTV फुटेज से दोनों सस्पेक्ट की कुछ क्लियर फोटोज निकली हैं। ये लो अंजू, बन गई बात। अब चित्र खोजी की मदद से इन फोटोज को सर्च करते हैं और क्राइम एक्ट में तत्काल FIR नंबर डालकर अपराधियों के बारे में अलर्ट भी जारी करते हैं। सर ये देखिए, चित्र खोजी में सर्च करने पर फोटो मैच हो रही हैं। ओह यस, ठीक है, इन दोनों की डिटेल्स निकालो और सुनो, मौके से जो फिंगरप्रिंट्स लिए हैं उनको नाफिस में अपलोड करो। वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, नाफिस डेटाबेस से 2 फिंगरप्रिंट मैच भी हो गए, जिनकी डिटेल्स ये हैं। अरे, फिर तो इन दोनों की डिटेल्स नाफिस पर मैच हो गई है। देखा, नाफिस का कमाल। यही नए दौर का डिजिटल भारत है। अब सुनो, एक काम करो, FIR की कॉपी और मेरा मोबाइल नंबर मृतक के परिजनों को दे दो और उन्हें समय समय पर केस की प्रोग्रेस बताते रहना। जय हिंद सर। सर, आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्याय संहिता के अनुसार गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के घर वालों को बजरिए टेलीफोन से दे दी गई है। ठीक है, आरोपी को IO रूम में ले जाकर पूछताछ करते हैं। जी सर। साहब, मेरे बेटे का नाम बाहर बोर्ड पर क्यों लिखा आ रहा है? और कल मुझे पुलिस का भी फोन आया था कि आपके बेटे रोहित को गिरफ्तार कर कोतवाली हरिद्वार ले जा रहे हैं। साहब, क्या बात हो गई है? क्या कर दिया इसने? मैं तो बहुत परेशान हूँ। आप ही बताइए साहब, क्या हुआ है? आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपके बेटे को कत्ल के केस में गिरफ्तार किया गया है और आपका बेटा थाने में ही है। देखिए, न्याय संहिता के अनुसार गिरफ्तार हुए व्यक्ति की डिटेल्स को प्रदर्शित करना जरूरी है, इसलिए बाहर बोर्ड पर आपके बेटे का नाम, पता आदि दिखाया जा रहा है। आपके बेटे को फ्री लीगल एड सर्विस के बारे में भी सूचित कर दिया गया है। ठीक है? ठीक है साहब। जय हिंद सर। सर, टीम ने दूसरे आरोपी विजय को भी गिरफ्तार कर लिया है। बहुत अच्छे संजीत। अब आरोपी रोहित जो जिला जेल हरिद्वार में बंद है और आरोपी विजय ने जो जानकारी दी है उसके तहत सबूत इकट्ठा करने के लिए रोहित की पुलिस कस्टडी लेंगे। लेकिन सर, आरोपी को जेल भेजे 20 दिन हो गए हैं। अब हम आरोपी की पुलिस कस्टडी कैसे लेंगे? तुम्हें नहीं पता? न्याय संहिता के अनुसार आरोपी की दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल की जा सकती है। अब हम इस केस में आरोपी की 15 दिन की पुलिस कस्टडी पहले 60 दिन तक अलग अलग समय पर ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा प्रोविजन है सर। मैं कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर आरोपी रोहित को दोबारा पुलिस कस्टडी में हासिल करता हूँ तथा ICJS के माध्यम से दोनों अपराधियों का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकालता हूँ। किशोर, आपकी विवेचना पूरी हो गई है तो चार्जशीट को ही प्रोसिक्यूशन के माध्यम से प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट भेजकर जांच करवा दो।
सर, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट को चार्जशीट जांच करने हेतु ऑनलाइन भेज दी है। जैसे ही वहां से वापस प्राप्त होती है, हम इन दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट को ई साइन कर डायरेक्ट ऑनलाइन कोर्ट में CCTNS के माध्यम से दाखिल भी कर देंगे। समझ गए किशोर? ई साइन ने तो हमारा काम बहुत ही सरल बना दिया है। CCTNS, ई कोर्ट और ई प्रोसिक्यूशन ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। इसके साथ ही आम लोगों के लिए भी ई कोर्ट में काफी सहूलियत दे दी है। वे इसके माध्यम से कोर्ट में अपने केस की स्थिति और निर्णय घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। आपकी पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट CCTNS से मेडलीपर पे आ गई है। पोस्टमार्टम हो चुका है। डॉक्टर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी देर में मिलेगी? आईओ साहब, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ऑलरेडी मेडलीपर पर अपलोड कर दिया है। अब आप थाने में ही CCTNS पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही सुविधाजनक हो गया है। दैट्स ट्रू। थैंक यू ऑफिसर। डॉक्टर साहब, मेरे भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब मिलेगी? धीरज रखिए। मेडलीपर के माध्यम से आपके भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से आईओ को ऑनलाइन भेज दी गई है। जी सर, आपका नाम और बेल्ट नंबर क्या है? सर, मेरा नाम संजीत है। मेरा केस रेफरेंस नंबर 12/2026, थाना कोतवाली हरिद्वार से आया हूँ। ठीक है सर, EFSL में आपकी डिटेल्स मैच हो गई है और प्रदर्श के QR कोड भी मैच हो गए हैं। सर, एक्चुअली हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए 90 दिन का ही समय है। इन पार्सल के एग्जामिनेशन रिपोर्ट लेने कब आऊं? सर, अब आपको रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। eForensics 2.0 के जरिए एग्जामिनेशन रिपोर्ट को डायरेक्ट CCTNS से डाउनलोड कर सकते हैं। अरे वाह सर, eForensic 2.0 ने तो हमारा काम बहुत ही आसान और तेज कर दिया है। में ऑब्जेक्ट स्टोरेज के जरिए कोतवाली हरिद्वार से एक चार्जशीट वेटिंग के लिए प्राप्त हुई है। मर्डर केस है। दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, मैंने चार्जशीट चेक कर ली है। अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। जांच रिपोर्ट को तत्काल आयोग को ऑनलाइन वापस अग्रिम कार्रवाई हेतु भेज दो। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ऑब्जेक्ट स्टोरेज की वजह से अब फाइल साइज की कोई समस्या नहीं रही और कितनी भी बड़ी फाइल अब आसानी से ई प्रोसिक्यूशन पर जा सकती है और इससे केस को समयबद्ध तरीके से निपटाने में बहुत आसानी हो जाएगी, जिससे वादी को समयबद्ध न्याय मिल सकेगा। राज्य बनाम रोहित हाजिर हो। सर, इस केस की सुनवाई है। पीपी साहब, आपके सभी अभियोजन के साक्षी उपस्थित हैं? जी सर, मामले से संबंधित सभी गवाहों को कोर्ट से जारी किए गए ई सम्मन तामील हो गए हैं। आप ई सम्मन के तामीला को इंस्टेप पोर्टल डैशबोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। दोनों अभियुक्तों एवं उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में अभियोग से संबंधित सभी गवाहों, भौतिक साक्ष्यों एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों तथा विशेषज्ञों का परीक्षण करवाया जा चुका है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम रोहित है। आपका क्या नाम है? सर जी, मेरा नाम विजय है। आपके वकील कौन है? सर, सरकार की तरफ से मुफ्त में वकील मिल गया है। जी सर। सर, मेरा नाम राजेश है और मैं दोनों आरोपी की तरफ से पेश हो रहा हूँ। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चार्जशीट की कॉपी मिल गई है। जज साहब, एक रिक्वेस्ट है। आज मेरा हाईकोर्ट में एक और केस लगा है, कृपया हमें अगली तारीख दी जाए। नहीं वकील साहब, न्याय संहिता के अनुसार किसी भी सूरत में 2 से ज्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं दे सकते। हम आपको पहले ही 2 एडजॉर्नमेंट दे चुके हैं। अब तारीख पर तारीख वाला जमाना गया वकील साहब। आपको याद होगा, हमने 60 दिन के अंदर ही चार्ज फ्रेम किया था। कार्यवाही तो आज ही शुरू होगी और फैसला भी आज ही होगा। ठीक है सर। FSL एक्सपर्ट अपने कार्यालय से और आई विटनेस अपने निवास स्थान के पास वाले न्याय श्रुति ऐप इकाई से माननीय न्यायालय में अपना साक्ष्य देने के लिए VC के माध्यम से जुड़ चुके हैं। सर, आई विटनेस और FSL एक्सपर्ट VC के माध्यम से जुड़ चुके हैं। गवाही शुरू की जाए। आपने घटना वाले दिन क्या देखा? सर, मैं सुगम भोजनालय से खाना खा के जा रही थी। मैंने देखा सामने 3 लोग लड़ रहे थे, जिनमें से इन दोनों ने उसको चाकू मारा और वो मर गया। मैम, आपकी FSL रिपोर्ट क्या कहती है? घटना स्थल से लिए गए फिंगरप्रिंट अभियुक्त गणों के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। सर, हमें कोर्ट में आने और अपराधियों का सामना करने में डर लगता है। अगर कुछ आप डरे नहीं। संवेदनशील गवाहों के लिए प्रत्येक न्यायालय में पृथक प्रवेश एवं निकास के साथ विशेष गवाह परिवेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं।
ताकि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जज साहब, हमें न्याय कब मिलेगा? आप घबराइए मत, आपको जल्दी न्याय मिलेगा। जैसे आपको विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत सुरक्षा दे रखी है, वैसे ही आपको न्याय भी जल्दी मिलेगा। अब न्याय संहिता में बहस खत्म होने के 45 दिन के अंदर ही फैसला सुना दिया जाता है। आजादी के 77 वर्ष के उपरांत नए भारत में लागू न्याय संहिता विशेष तौर पर पीड़ितों की सहायता के लिए बनाई गई है। इनका उद्देश्य अंग्रेजों के जमाने के कानूनों की तरह दंड नहीं, न्याय है। यानी फरियादी को न तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और न्याय भी समय पर मिलेगा। अब ऐसे कानून आ गए हैं कि जुर्म होने से 3 साल के अंदर अंदर सर्वोच्च न्यायालय तक फैसला हो जाएगा। नए भारत में जस्टिस विल नेवर बी डिलेड। न्याय संहिता को लागू करने की दिशा में पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए अग्रणी प्रयास प्रशंसनीय हैं, जिसका आपको भी लाभ मिला है, जैसे कि समय व पैसे की बचत, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना समाप्त, त्वरित सुनवाई और दंड की अपेक्षा न्याय पर संकेंद्रण। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और साइंटिफिक एविडेंस, FSL रिपोर्ट, नाफिस फिंगरप्रिंट मिलान और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी रोहित व आरोपी विजय को दोषी करार दिया जाता है और दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सर, अभी जो 2 कैदी आपसे बात कर रहे थे, क्या उनकी रिहाई के संबंध में कोई कार्रवाई हो रही है? देखो हरीश, उनमें से एक तो चोरी की सजा काट रहा था। उसके बाद में होने वाली अधिकतम सजा का 1/3 कारावास पूर्ण हो गया है, जिसका अलर्ट हमारे ई प्रिजन सिस्टम में भी आ गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 में प्रावधान है कि कुछ गंभीर अपराधों को छोड़कर यदि कोई अपराधी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उस पर कोई और केस दर्ज नहीं है तथा उसके द्वारा अधिकतम कारावास का 1/3 अवधि पूर्ण कर ली गई है, तो जेल अधीक्षक उस कैदी को व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहा किए जाने हेतु संबंधित माननीय न्यायालय में तुरंत लिखित में आवेदन करेगा, ताकि उसे सुधरने का एक मौका दिया जा सके। ठीक है? और दूसरा सर? दूसरे की अपने केस में फांसी की सजा के विरुद्ध की गई अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472 में यह प्रावधान है कि वो 30 दिन के भीतर अपनी दया याचिका माननीय राज्यपाल के समक्ष दायर कर सकता है, जिसमें हम उसकी मदद करेंगे। और यदि उसकी दया याचिका माननीय राज्यपाल से खारिज हो जाएगी तो उसकी दया याचिका 60 दिन के भीतर महामहिम राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। समझ गया सर। न्याय संहिता के अंतर्गत ये तो बहुत अच्छे प्रावधान है। इससे तो जेलों में ओवर क्राउडिंग भी कम होगी। अरे रामचंद्र, वीसी सिस्टम कैसा चल रहा है? हाँ सर जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब जेल से सभी कैदियों की पेशी माननीय न्यायालय में वीसी के जरिए हो जाती है। अब तो कैदियों को हर तारीख पर कोर्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, जिससे कैदियों की सुरक्षा की टेंशन खत्म हो गई है और सरकार का पैसा और पुलिस का टाइम सब बचता है। क्या बात है, सचमुच टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो रहा है। वकील साहब, बेटे को उम्र कैद की सजा हो गई है, अब हम आगे क्या कर सकते हैं? धैर्य रखिए, आप अब लोअर कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। इस मामले में एक और भी आरोपी है, क्या वो भी साथ में अपील कर सकता है? हाँ, एक मामले में कई आरोपी एक साथ अपील दायर कर सकते हैं, जिससे उच्च न्यायालय में कार्यवाही का निपटारा तेजी से संभव हो पाएगा। वकील साहब, सुना है कि अब आरोपी की गैरहाजिरी में भी मुकदमा चल सकता है। जी हाँ, सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत ट्रायल इन एब्सेंटिया का नया प्रावधान अपराध मुकदमों को अभियुक्त की जानबूझकर अनुपस्थिति या भगौड़ा घोषित होने पर भी आगे बढ़ाने और फैसला सुनाने की अनुमति देता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए अभियुक्त के फरार होने पर न्याय में देरी या अस्वीकृति को रोकना है। वकील साहब, मेरे केस के संबंध में मुझे जानकारी कैसे प्राप्त होगी? आप चिंता मत करो,
अब ई सेवा केंद्र न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर कार्यरत है, जिनमें निम्न सुविधाएं उपलब्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मामले की स्थिति, न्यायाधीशों की अवकाश संबंधी जानकारी, आदेशों एवं निर्णयों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त करना। आजादी के 77 वर्ष के उपरांत नए भारत में लागू न्याय संहिता विशेष तौर पर पीड़ितों के लिए बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य अंग्रेजों के जमाने के कानूनों की तरह दंड नहीं, न्याय है। यानी फरियादी को न तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और न्याय भी समय पर मिलेगा। अब ऐसे कानून आ गए कि जुर्म होने के 3 साल के अंदर अंदर सर्वोच्च न्यायालय तक फैसला हो जाएगा। नए भारत में जस्टिस विल नॉट बी डिलेड एंड विल नेवर बी डिनाइड। जय हिंद।